Hello, students. Myself, Bipin Sandil, Bipin Kumar Jha. Let us discuss Indian economy from 1950 to 1990. This is the in the 12th syllabus of CBSE new pattern from 2019 onward. 1920 session. Introduction. The leaders of independent India had to decide, among other things, that the type of economic system most suitable for our nation, a system which would promote the welfare of all rather than a few. मतलब जब देश आज़ाद होने लगा तो आज़ाद भारत के जो लीडरशिप में देश को जो लीड कर रहे थे नेता लोग, उनको निर्णय लेना था कि हमारे देश में इकोनॉमिक सिस्टम कैसा हो जो सभी के लिए, हमारे देश में सभी के लिए हमारी परिस्थिति के हिसाब से अनुकूल हो और जिसमें समाज के सभी वर्गों का वेलफेयर कल्याण हो सके, ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम, ऐसी आर्थिक व्यवस्था रखने पड़ेंगे. There are different types of economic system and among them socialism appealed to Jawaharlal Nehru the most. कैपिटलिज्म होता है, सोशलिज्म होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी, तीन तरह की इकोनॉमी होते हैं, बट नेहरू जी को सोशलिज्म बड़ा पसंद था. He was the very first Prime Minister of independent India. However, he was not in favor of this kind of socialism established in the former Soviet Union, where all the means of production, that is all the factories and farms in the country, were owned by the government. हालांकि पंडित नेहरू द फर्स्ट पीएम नहीं चाहते थे कि देयर शुड बी ए सोशलिज्म लाइक सोवियत यूनियन. सोवियत यूनियन कहते हैं, अभी जो रशिया है उसका नाम पहले था यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, उसी को सोवियत यूनियन कहा गया है. वेयर ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पे सारे प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, ऑल द फैक्ट्रीज एंड फार्म्स इन द कंट्री वेर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. नहीं चाहते थे नेहरू जी कि हमारे देश में एकदम प्योर सोशलिज्म हो, सभी बिजनेस हाउस सिर्फ गवर्नमेंट ओन करे, सारे फार्म माने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सारे प्रोड्यूसिंग यूनिट्स का मालिक सिर्फ गवर्नमेंट हो. ऐसा प्योर सोशलिज्म नेहरू जी नहीं चाहते थे. देयर वाज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी. It is not possible in a democracy like India for the government to change the ownership pattern of land and other properties of its citizens in the way that it was done in the former Soviet Union. मतलब यूएसएसआर में किसी के पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी उस समय नहीं हुआ करता था. ऐसा हमारे भारत जैसे एक डेमोक्रेटिक स्टेट में पॉसिबल नहीं था इस तरह से कि गवर्नमेंट ही सारे चीज़ का ओनरशिप बन जाए और लोग सिर्फ एम्प्लॉयज़ के रूप में जॉब करे. ऐसा सोवियत यूनियन जैसा भारत में नहीं चाहते थे, वो डेमोक्रेसी भी चाहते थे. Nehru and many other leaders and thinkers of the newly independent India sought an alternative to the extreme versions of capitalism and socialism. तभी नेहरू जी और उनके मंत्रिमंडल में और जो लोग थे, उन सबों ने मिलकर के एक नया विचार निकाला कि हम लोग एक्सट्रीम ऑफ कैपिटलिज्म और एक्सट्रीम ऑफ सोशलिज्म को छोड़ करके उन दोनों के गुडनेस को रखते हुए एक तीसरे रास्ते पर चलेंगे जो कि मिक्स्ड इकोनॉमी का होगा. बेसिकली sympathizing with the socialist outlook combined the best features of socialism without its drawbacks. यानी सोशलिस्ट के प्रति भी उनका सिंपैथी रह गया और उसके अच्छे गुणों को लिया गया, उसके ड्रॉबैक्स को छोड़ दिया गया कि एकदम डेमोक्रेसी होगी ही नहीं. In this view, India would be a socialist society with a strong public sector. तो इस तरह से ये तय हुआ कि इंडिया एक सोशलिस्ट समाजवादी सोसाइटी, समाजवादी परंपरा का ही समाज रहेगा, विथ अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर, जहाँ पे बहुत ही मजबूत पब्लिक सेक्टर, सरकारी व्यवस्था रहेगी, सरकारी व्यवसाय रहेगा, सरकारी उद्योग धंधे रहेंगे, बट ऑल्सो विथ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेमोक्रेसी. साथ में लोग प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं, लोग खुद भी थोड़ा बहुत बिजनेस कर सकते हैं और प्योरली डेमोक्रेटिक स्टेट हम लोग होंगे.
तो अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में ये सब चीज़ समझा। आगे है हमारा द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। बेसिकली ये लॉन्ग टर्म गोल्स थे। अ प्लान शुड हैव सम क्लियरली स्पेसिफाइड गोल्स। कोई भी प्लान हो, योजना हो, उसमें कुछ लक्ष्य होने चाहिए। गोल मतलब लक्ष्य, क्या क्या आप करना चाहते हैं। द गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान्स आर, इसको लॉन्ग टर्म गोल्स कहते हैं। द गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान्स आर ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। मतलब भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं के जो लंबा लक्ष्य था वो था ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। This does not mean that all the plans have given equal importance to all these goals. हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि सारे प्लान्स में ही इन चारों चीज़ों पर महत्व दिया गया। ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, चूँकि हमारे पास संसाधन लिमिटेड थे और अभी भी है, a choice has to be made in each plan about which of the goals is to be given primary importance or priority. मतलब सीमित संसाधन होने के कारण हर पंचवर्षीय योजना में सरकार को, शासक वर्ग को इस बात का ध्यान रखना पड़ता था कि इस लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह से चैनलाइज किया जाए, किन लक्ष्यों को हासिल करने में ज़्यादा डेडिकेट किया जाए। ये एक समस्या होता था डिसाइड करना, निर्णय लेना। तो जो पहला लॉन्ग टर्म गोल्स था वो था 5 ईयर प्लान्स का ग्रोथ। It refers to increase in the country's capacity to produce the output of goods and services within the country. ग्रोथ का मतलब हुआ कि दिन पर दिन, साल दर साल हमारे कंट्री की कैपेसिटी, अपने ही डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इतने सारे प्रोड्यूसिंग होने यूनिट्स हो जाए, इतने बड़े बड़े साइज के प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हो जाए, यानी इंडस्ट्रीज हो जाए, एग्रीकल्चर हो जाए, कि हम लोग सभी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज अपने ही कंट्री के अंदर बनाने लगे। इट इम्प्लाइज आइदर अ लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल और अ लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग और एन इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज। तो ऐसा तभी संभव है जब देश में लार्जर प्रोडक्टिव कैपिटल यानी बड़ी बड़ी मशीनें जिसे एक्सक्यूज में फर्दर प्रोडक्शन में काम आ सके। लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज, और इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए और भी सपोर्टिंग सर्विसेज इंडस्ट्री होना चाहिए, जैसे कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री एक्सेट्रा। तभी क्या होगा, प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज की जो एफिशिएंसी रहेगी, प्रोडक्टिव कैपिटल उसको कहते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आए, तो वो उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा सके। A good indicator of economic growth in the language of economics is steady increase in the gross domestic product. हाँ, और ये जो लॉन्ग टर्म गोल्स था हमारे 5 ईयर प्लान्स का कि ग्रोथ हर हमेशा होना चाहिए, अच्छे ग्रोथ का इंडिकेटर होता है कि साल दर साल हमारा जो जीडीपी है, रियल जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो हर साल बढ़ता जाए। एक स्टडी इंक्रीज चाहिए हर साल डोमेस्टिक आउटपुट में, डोमेस्टिक टेरिटरी में अंदर होने वाले प्रोडक्शन में। द जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्रीज ड्यूरिंग ए ईयर। ये तो आपको जीडीपी का डेफिनेशन बता दिया कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी, भारत के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं उसका मार्केट वैल्यू भारत का जीडीपी होगा। ऐसा ही किसी और देश का भी हो सकता है। द जीडीपी ऑफ ए कंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, नेमली द एग्रीकल्चर सेक्टर, द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द सर्विसेज सेक्टर। हाँ, और ये जो किसी भी देश का जो जीडीपी का कैलकुलेशंस होता है, ये उस देश के इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर होने वाले एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर्स में होने वाले प्रोडक्शन एक्टिविटीज से होता है। द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच ऑफ दीज सेक्टर्स मेक्स अप द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी। मतलब कि ये जो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्शियरी सेक्टर हो, या एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, इन सब में होने वाले आउटपुट से, प्रोडक्शन से
और कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना, जैसे अगर सपोज कीजिए देश का जीडीपी 100 है तो 100 में कितना एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, कितना इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, कितना सर्विस सेक्टर का, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ जीडीपी इन द इकोनॉमी। तो इस तरह से वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्या कहते हैं उसको भाई, growth, the first long term goal of our 5-year plans. Now the second long term goal was modernization, आधुनिकीकरण. To increase the production of goods and services, the producers have to adopt new technology. हाँ देखो जी, हमने अभी से पहले वाले ग्रोथ वाले में देखा क्या कि हमको साल दर साल ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, और ज़्यादा प्रोडक्शन का मतलब होता है कि हमको मशीनरीज, प्लांट्स, फर्नीचर्स, बिल्डिंग्स, ये सब चीज़ और टेक्नोलॉजी सब अप टू डेट रखना पड़ेगा, जिससे कि प्रोडक्शन में कोई बाधा ना हो। लेकिन ये जो मशीन्स है, फर्नीचर्स है, टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है, इन सब में तो समय के साथ बदलाव होते रहता है, चेंजेज आते रहते हैं। जो आज से 40 साल पहले टेक्नोलॉजी काम कर रहा था वो अभी नहीं काम कर रही है। तो इसका कहने का मतलब ये था कि समय के साथ चलना, ये भी एक लक्ष्य था लॉन्ग टर्म 5 ईयर गोल्स का, कि समय के साथ जो टेक्नोलॉजी, जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, दुनिया भर में जो बदलाव आएगा उसको भी हम समय के साथ अप टू डेट होते रहेंगे। अपने आप को टेक्नोलॉजी, काम करने के तरीका, मशीन्स एक्सेट्रा, जो जैसा जिस समय नया होगा हमको उस समय उचित समय में मॉडर्नाइज भी करना होगा। एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। देखिए बता ही दिया, समय के साथ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू तकनीकी को अब अगर शामिल कर लेते अपने काम करने के तरीके में तो इसी को मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। हाउएवर, मॉडर्नाइजेशन डज नॉट रेफर ओनली टू द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो टू चेंजेस इन सोशल आउटलुक सच एज द रिकॉग्निशन दैट वुमेन शुड हैव द सेम राइट्स एज मैन। हाँ, मॉडर्नाइजेशन डज नॉट रेफर ओनली टू यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। लेकिन मॉडर्नाइजेशन का तो ये नहीं कि सिर्फ वो अपने मशीन नए कर ले, कार नए कर ले, मोबाइल फ़ोन नए कर ले, टेक्नोलॉजी नया कर ले, बट ऑल्सो टू चेंजेस इन सोशल आउटलुक। समाज के अंदर भी परिवर्तन आना चाहिए, जैसे कि वुमेंस को भी इक्वल राइट्स मिलना चाहिए जैसे कि मेन को होता है। किसी तरह का कास्टिज़म नहीं होना चाहिए, सभी तरह के कास्ट के लोगों को, सभी तरह के रिलीजन के लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हर चीज़ में दिया जाए। इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी वुमेन आर सपोज टू रिमेन एट होम वाइल मेन वर्क। पारंपरिक रूप से हमारे समाज में मेल्स और फीमेल्स में इस तरह से डिवीज़न ऑफ लेबर हुआ कि फीमेल्स घर का काम देखेंगी इसलिए घर में ही रहेंगी, और मेल्स आउटडोर काम देखेंगे इसलिए घर से बाहर निकल कर काम करते हैं। तो ये धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन के समय या वर्तमान समय में ज़रूरत के हिसाब से मॉडर्न सोसाइटी मेक्स यूज़ ऑफ द टैलेंट ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस, एंड सच अ सोसाइटी इज मोस्ट ओकेजन्स इज ऑल्सो प्रॉस्परस। लेकिन समय के साथ जिस समाज ने अपनी महिलाओं को भी बाहर के कार्यों में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, गवर्नमेंट पे पार्टिसिपेशन प्रोवाइड किया, घर के छोड़ करके घर के बाहर के काम में, वो समाज भी काफ़ी परस्परस मतलब तरक्की किया, विकास किया। सेल्फ रिलायंस। A nation can promote economic growth and modernization by using its own resources or by using resources imported from other nations. देखो, पहला हमारा इकोनॉमिक लॉन्ग टर्म गोल था ग्रोथ, सेकेंड था मॉडर्नाइजेशन। ग्रोथ बने कि हमको हर साल जीडीपी ज़्यादा करना है, हर साल प्रोडक्शन एक्टिविटी पहले की अपेक्षा ज़्यादा करना है, फैक्ट्री का साइज़ बड़ा होना है, न्यू फैक्ट्रीज खुलते जाने हैं, चाहे लार्ज स्केल हो, चाहे मीडियम साइज़ हो, चाहे स्मॉल स्केल हो, चाहे माइक्रो साइज इंडस्ट्रीज हो, सभी का साल दर साल हर रीजन, हर रिलीजन में तो ग्रोथ हो गया। और समय के साथ सभी इंडस्ट्रीज़, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे प्राइमरी सेक्टर हो या टर्सरी या सेकेंडरी, सभी समय के साथ आने वाले न्यू टेक्नोलॉजी को भी शामिल कर लेंगे। तो ये हो गया एक तरह से मॉडर्नाइजेशन। और सेल्फ रिलायंस का मतलब हुआ कि जब साल दर साल हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, हम समय के साथ न्यू टेक्नोलॉजी को भी लेते आ रहे हैं, तो धीरे धीरे हम क्यों नहीं इतना प्रोडक्शन करें कि हमको किसी फॉरेन कंट्री से मंगवाना ना पड़े। तो अ नेशन कैन प्रमोट, वही यहाँ लिखा हुआ है,
इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन बाय यूजिंग इट्स ओन अपने रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करे कि धीरे धीरे फॉरेन से इम्पोर्ट ना करना पड़े. The first 7 5-year plans gave importance to self-reliance, which means avoiding importance of those goods which could be produced in India itself. हाँ, पहले 7 पंचवर्षीय योजना में सेल्फ रिलायंस को पर जोर दिया गया कि किस तरह से हम हर चीज़ में इतना प्रोडक्शन करने लगे, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो मेडिकल इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे वो हेवी गुड्स इंडस्ट्रीज़ हो, या केमिकल इंडस्ट्री हो, या मेडिसिन इंडस्ट्री, हर सेक्टर में ये कोशिश रही कि हम कैसे सेल्फ रिलायंस बने, हम विदेशों से गुड्स मंगाना छोड़े, सर्विसेज मंगाना छोड़े, हम खुद ही प्रोडक्शन कर सके. एटलीस्ट अगर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो इतना प्रोडक्शन करें कि हमको फॉरेन से इंपोर्ट ना करना पड़े. The policy was considered a necessity in order to reduce our dependence on foreign countries, especially for food. और ये जो सेल्फ रिलायंस का पॉलिसी था, ये एक नेसेसिटी, एक आवश्यक समझ के काम किया गया, जिससे कि विशेष करके हम लोग जो विदेशियों पर निर्भर करते थे कि विदेशों से अनाज आएगा तभी हमारा पेट भरेगा, ये फूड प्रोडक्शन के लिए फॉरेन पर, फूड डिमांड को फुलफिल करने के लिए फॉरेन इंपोर्ट्स पर डिपेंड करना एक बहुत बड़ा कलंक था, उससे हटने की कोशिश की गई. It is understandable that people who were recently freed from foreign domination should give importance to self-reliance. हाँ, और यही बात कि जो देश धीरे धीरे आज़ाद हुए थे पिछले 5, 10, 25, 50 सालों में, उन लोगों ने दिन रात लगा दिया एक कोशिश करने में कि कैसे हम सेल्फ रिलायंस बने, हम दुनिया के देशों से इंपोर्ट न करें, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात था कि अगर दुनिया के देशों से इंपोर्ट करेंगे तो फिर जिस देश का इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे वो हमारे इंटरनल मैटर में काफ़ी इंटरफेयर करेगा और हम एक तरह से स्लेव ही रह जाएंगे. फर्दर इट वाज feared that dependence on imported food supplies, foreign technology and foreign capital may make India's sovereignty vulnerable to foreign interference in our policies. बिल्कुल देखिए यहाँ लिख ही दिया कि क्या कहते हैं, ज़्यादा अगर फॉरेन से इंपोर्ट करेंगे, फॉरेन से कर्जा लेंगे, तो वो देश जिसका फॉरेन कंपनीज का ज़्यादा कैपिटल हमारे देश में इन्वेस्टेड है, जिन्होंने ज़्यादा हमको लोन दिया है या जहाँ से हम ज़्यादा इंपोर्ट किए हैं, वो हमारे इंटरनल मैटर में इंटरवेन करेंगे और हमारा इंडिया का जो सॉवरेनिटी है वो रिस्क पर रहेगा, हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं रहेंगे. और चौथा जो लक्ष्य था, लॉन्ग टर्म गोल्स था, वो है इक्विटी, समानता, इक्वालिटी से आया इक्विटी. It is important to ensure that, it is important to ensure that the benefits of economic prosperity reach the poor sections as well instead of being enjoyed only by the rich. हाँ, मतलब अगर देश में ज़्यादा अच्छा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ है, सबका आमदनी बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं कि कुछ ही लोग की आमदनी बढ़े, कुछ ही लोग अमीर बने, कुछ ही लोग वेल्दी बने. समाज के सभी तबके के लोग इकोनॉमिकली आगे बढ़े, एक तरह से सोसाइटी में इकोनॉमिक रिच सेक्शंस में इक्वालिटी हो, ऑलमोस्ट वो एक जैसे हो, और सिर्फ रिच लोग ही किसी चीज़ को एंजॉय नहीं करें, गरीब लोग भी हर बेनिफिट, हर सर्विसेज को एंजॉय कर सकते हैं. सो इन एडिशन टू ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस, इक्विटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. इसीलिए बराबरी, समाज का हर क्षेत्र, देश का हर हिस्सा, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, वेस्ट इंडिया, कहीं भी हो, हर जगह बराबरी रूप से इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो, एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट हो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर का डेवलपमेंट हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हर जगह इम्प्लाइड हो, मॉडर्न मीन्स ऑफ एजुकेशन हर जगह, हर सेक्टर में आगे. तो ये हुआ इक्विटी का अच्छा उदाहरण. एवरी Indian should be able to meet this his or her basic needs such as food, a decent house, education and health care, and inequality in the distribution of wealth should be reduced. मतलब एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट, प्रत्येक भारतीय को इस स्थिति में होना चाहिए कि वो अपनी बेसिक नीड्स खुद फुलफिल करे, अपने आमदनी बढ़ाए, एक ढंग का उसके लिए घर हो, अपने और अपने परिवार को अच्छा पढ़ाए, शिक्षा दे सके, अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटी दे सके. ये तभी संभव है जब समाज में कोई इनइक्वालिटी नहीं हो, इक्विटी होगा
जैसे इकोनॉमिकली सभी सेक्शंस ऑलमोस्ट एक दूसरे के बराबर होंगे तो फिर कहा जाएगा कि समाज में एक इक्विटी है। तो ये हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस किया। इसको समझिए, दिक्कत हो तो फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू।